हेलो गाइस, वेलकम टू इज इलेक्ट्रिकल। सर्किट एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था थ्योरम्स के बारे में। उसके ऊपर अपन ने कुछ गेट के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं यार कि कैपेसिटर और इंडक्टर क्या होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो जो कैपेसिटर और इंडक्टर है उनकी अपन देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मतलब होते क्या है एक्चुअली में, कैसे वर्क करते हैं वो, और कहाँ यूज़ होता है इसका अपने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर में होता क्या है एक्चुअली, जो कैपेसिटर है अपना वो क्या करता है, स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है ना, उसको क्या करता है, स्टोर करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को स्टोर करता है। मतलब क्या हुआ, ये एक स्टोरिंग एलिमेंट है। ठीक है, स्टोरिंग एलिमेंट। अगर ये स्टोरिंग एलिमेंट है और किसको स्टोर कर रही है, चार्ज को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो कैसे स्टोर करेगा, होता क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स होती है, कुछ इस टाइप से ले लो। एक पैरेलल, एक प्लेट तो ये हो गई, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक प्लेट ये ले ली अपन ने। ठीक है, जो पीछे वाली जो प्लेट है अपनी, मान लो जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप से है। और सामने वाली है अपनी, वो कौन सी है, ब्लैक कलर से शो कर रहा है अपन। ये दो टाइप की जो प्लेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, ये दो टर्मिनल्स आ गए। तो इनमें से एक प्लेट, जैसे कि मैंने बाहर से पोटेंशियल लगाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया, तो जिधर प्लस लगाया और इधर माइनस लगाया, तो प्लस वाली जो साइड है उस प्लेट्स पे तो क्या आ जाने दिया, पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से। और जो रेस्ट प्लेट बची है कौन सी, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रही है, चार्ज को स्टोर कर रही है। और यही अपना क्या होता है, कैपेसिटर होता है, मतलब चार्ज को स्टोर करवाना है अपने को। तो अब होता क्या है, जो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से मान लो। तो इस जो प्लेट है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये वाला। ठीक है, इसका ए होगा, क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये हो गया। इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस भी तो है, डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब देखो, एयर तो रख नहीं सकते। ठीक है, अगर मुझे इसकी क्या बढ़ानी है, कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, या तो देखो एयर की परमिबिलिटी कितनी होती है, परमिटिविटी। ठीक है, एक तो वो हो गया। बट करते क्या अपन, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक डाई इलेक्ट्रिक भर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से। और ये दोनों टर्मिनल बाहर निकाल लिए, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है मान लिया। तो ये क्या डाल दिया अपन ने, एप्सिलॉन परमिटिविटी का डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया। ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस है ना अपनी, किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड किस पे करती है, जो होती है अपनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके होती है, एरिया के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लेट के बीच की डिस्टेंस के। तो अगर मैं इसको कंबाइन में लिखूं तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/D, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आ गया अपना एप्सिलॉन A/D। ठीक है, तो ये हो गया अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। जहाँ पे जो E है उसको अपन ऐसे लिखते हैं E0 ER। ये तो होगी अपनी रिलेटिव परमिटिविटी, और ये होगी एयर की परमिटिविटी। ठीक है, ये होगी अपनी रिलेटिव परमिटिविटी, और ये होगी अपनी एयर परमिटिविटी। ओके, तो अब वो क्या रहा है, जैसे मैं अगर मान लो मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी दोनों प्लेट के बीच की, कौन सी, ये दो प्लेट्स पड़ी हैं यहाँ पे, नेगेटिव और पॉजिटिव। इन दोनों
प्लेट्स के बीच की अगर मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ा दूँ, इंक्रीज़ कर दूँ, तो क्या होगा, जो मेरी कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अगर मैंने डिस्टेंस को बढ़ाया तो मेरा कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होता है, ठीक है। सिमिलरली इन वे, अगर जो ये प्लेट का एरिया है मेरे पास कुछ इस टाइप से है मेरी प्लेट्स, तो इसका जो एरिया है अगर ये मैं बढ़ा दूँ, तो अगर मैंने एरिया बढ़ाया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अपना कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या है, अगर मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दूँ, ठीक है, तो भी इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इसके जो कुछ अदर पैरामीटर, लाइक वोल्टेज, करंट और एनर्जी का रिलेशनशिप देखते हैं इसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो जो वोल्टेज करंट है, अब मैंने क्या कहा, ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। और जो करंट होती है वो एक्चुअली किसके इक्वल होती है, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, ये हो गया। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आती है वो आती है, एक्चुअली जो कैपेसिटर चार्ज करता है, मतलब चार्ज स्टोर करता है, उसकी वैल्यू होती है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। जितनी आपने उसके अक्रॉस पोटेंशियल लगाया और उसकी कितनी कैपेसिटेंस है, उनके दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होती है। या मैं बोलूँ कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। अगर आप जितनी वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही चार्ज स्टोर हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटेंस में क्या हो रहा है, चार्ज और वोल्टेज का लीनियर ग्राफ आएगा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना आपने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाया, उतना ही तो चार्ज बढ़ा अपना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कैपेसिटर फॉर चार्ज और वोल्टेज रिलेशन के लिए लीनियरली बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या पता है, Q इज इक्वल टू सी वी और I इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ही तो, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, चार्ज क्या है, अपना करंट होती है। अब क्या करना है अपने को, मान लो जो इसी इक्वेशन को मैं डेरिवेट कर दूं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, टी के रिस्पेक्ट में कर दूं, तो क्या होगा मेरे पास, डी क्यू बाई डी टी, सी तो क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो सी तो बाहर ले लिया, और वी का क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। तो ये क्या बन गया मेरा, करंट आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। तो ये आ गई मेरी करंट की वैल्यू कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो जो कैपेसिटर को शो करते हैं वो किस टाइप से करते हैं, ये लो शो कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हो गई मेरी वोल्टेज इसके क्रॉस, तो पॉजिटिव वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव वाली प्लेट नेगेटिव हो जाती है। करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव में, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, वोल्टेज की, ठीक है, कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो अपन करंट की टर्म्स में वोल्टेज की वैल्यू निकाल दी है। तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो डी टी को इधर भेज देते हैं अपन, तो क्या होगा, सी डी वी इज इक्वल्स टू आई डी टी, और डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/c आई डी टी, कर देते दोनों तरफ इंटीग्रेशन, लो कर दिया, ठीक है। अब देखो जो टाइम की वैल्यू अपन ले लेते हैं टी नॉट टू टी, ठीक है। और जो वोल्टेज की वैल्यू होगी अपनी, वो भी तो क्या होगी, एक इनिशियल वोल्टेज इसके अंदर हो सकता है ना, चार्ज, ठीक है। मैंने कह दिया कि कैपेसिटर पहले से चार्ज है या इनिशियल वोल्टेज इसके ऊपर, तो मेरी जो वोल्टेज क्या हो जाएगी, देखो टी नॉट टू टी आई डी टी प्लस वी नॉट एट टी नॉट टाइम। तो ये मेरी वोल्टेज आ गई इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। अब अगर बात करें किसकी अपन, कि इसके अक्रॉस एनर्जी कितनी होगी, मतलब पावर की बात करें अपन, ठीक है। तो पावर की फॉर्मूला क्या होता है अपना पावर का, P इज इक्वल टू वी आई होता है, चलो ठीक है। V आई की वैल्यू क्या थी, सी डी वी बाई डी टी, ये भी अपने को पता है, चलो कोई बात नहीं। तो मुझे क्या निकालनी है, एनर्जी स्टोर निकालनी है, ठीक है, कि एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी निकालनी है। तो स्टोर्ड एनर्जी के लिए क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेट करते हैं किसको, पावर को, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। W इज इंटीग्रेट करते हैं किसको, पावर को, माइनस इन्फिनिटी से टी तक कर दिया इंटीग्रेट, कितने को, P डी टी को, चलो ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, तो ये वाली वैल्यू अपन रखते हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी, सी तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया अपन ने, V डी वी बाई डी टी इंटू डी टी,
डी टी से डी टी कैंसिल आउट, बचा क्या वी डी वी, और v का इंडिकेशन क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, मतलब क्या हुआ 1/2 सी वी स्क्वायर। ये आ गई अपनी स्टोर्ड एनर्जी इन द कैपेसिटर, यही तो होती है अपनी। ठीक है, अगर अपन बात करें इसके टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में देख लेते हैं। तो चार्ज के टर्म्स में करना है अपने को, v देखो q इज इक्वल टू सी वी था, तो v की वैल्यू क्या आ गई q बाई सी, तो ये q बाई सी अपन यहाँ पे रिप्लेस कर दें 1/2 q बाई सी का होल स्क्वायर, या मैं कह दूँ कितना बन गया देखो इंटू सी में था, एक तो सी से सी कट जाएगा तो क्या बचा q स्क्वायर अपॉन 2c, ये आ गई मेरे w की वैल्यू। तो ये था मेरा कैपेसिटर का बेसिक, कैपेसिटर क्या होता है और कैसे वर्क करता है और कितनी इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अब बात करते हैं कि कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन की। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट करने पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब मान लो दो कैपेसिटर है मेरे, उनको मैंने कर दिया किसमें सीरीज में कनेक्ट। तो ठीक है, देखो एक कैपेसिटर ये ले लिया, एक कैपेसिटर ये ले लिया, दोनों कर दिया सीरीज में कनेक्ट। तो इक्विवेलेंट जो मेरे को मिलेगा, क्या मिलेगा इक्विवेलेंट, वो कैपेसिटेंस वो कितना आएगा। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू C1 थी और इसकी वैल्यू C2 थी, तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी प्लस माइनस V1, इसके प्लस माइनस V2। ठीक है, मतलब टोटल वोल्टेज कितनी आई V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यही तो है अपने पास। नेक्स्ट V1 की वैल्यू क्या है, अगर मैं V1 की वैल्यू लिखूँ तो क्या होगी मेरे पास 1/C1 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू टाइम तक, किसको करना है IDT को कर दूँ, करंट तो देखो सीरीज में सेम रहेगी ना, प्लस 1/C2, ये क्या आ गया माइनस इंटू टी तक, किसको करना है IDT को। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज़ तो कॉमन है, इसको तो ले लेते हैं बाहर अपन, तो बचा क्या अंदर में 1/C1 प्लस 1/C2, और ये क्या आ गया मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू टी IDT। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास वोल्टेज किसके अक्रॉस, दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, यही तो वोल्टेज है अपनी। ठीक है, तो ये वाली टर्म क्या बनी अपनी, ये तो बना मेरा क्या इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट, ये तो बना मेरा। देखो इसको अगर कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन क्या आती है मेरे पास, v इज इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी IDT। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू थी, तो ये वाली कैपेसिटेंस की वैल्यू ये है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये मेरा कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट ही हुआ। ठीक है, तो मेरा जो 1/c इक्विवेलेंट है वो कितना आया 1/C1 प्लस 1/C2। या मैं बात करूँ इसको कॉमन अपन लेते हैं LCM, तो C1 C2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यही तो हुआ 1/C इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, C इक्विवेलेंट की वैल्यू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे यार ये तो वही है ना, जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में करते हैं, दो रेजिस्टेंस थी, इसको अगर पैरेलल में करते हैं R1 और R2, तो भी तो ये फॉर्मूला आता है। इसमें करते क्या था अपन, R इक्विवेलेंट निकालते तब क्या बनता था अपना R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर सीरीज जो रेजिस्टेंस है उसके अपोजिट वाला वर्क करता है। मतलब जैसे रजिस्टर में अपन पैरेलल करते हैं उसी वे में कैपेसिटर सीरीज में ऐड होते हैं। जैसे अगर रेजिस्टेंस को अपन सीरीज में ऐड करते हैं वैसे कैपेसिटर पैरेलल में ऐड होते हैं। ठीक है, अगर बात करें पैरेलल की कंडीशन देखते हैं क्या होने वाली है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ, ये तो हो गया सीरीज का, तो ये पैरेलल का देख लेते हैं कि पैरेलल में कैसे वर्क करेगा। तो पैरेलल में क्या हो रहा है अपना, देखो जो पैरेलल में है, मान लो एक कैपेसिटर तो ये रहा और ये कैपेसिटर ये रहा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है V1, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है V2, नहीं V1। पैरेलल में कांस्टेंट करंट सेम, वोल्टेज सेम, करंट अलग अलग, इसमें I1 करंट मान लो, इसमें I2 करंट मान लो। तो करंट कितनी है टोटल मेरे पास यहाँ पे देखो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यही तो है। ठीक है,
आई की वैल्यू क्या है, सी डी वी बाई डी टी। तो आई इज इक्वल टू आई वन मतलब सी वन डी वी बाई डी टी, वोल्टेज तो सेम, प्लस सी टू डी सी डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी कॉमन लूँ यहाँ से तो क्या मेरे पास मिलेगा, सी वन प्लस सी टू डी वी बाई डी टी। अरे ये क्या है, और ये इससे कंपैरिजन करूँ तो ये तो इससे इक्विवेलेंट हुआ। मतलब क्या हुआ, जब पैरेलल में कैपेसिटर होते हैं तो डायरेक्ट ऐड कर दो उनको, उनकी कैपेसिटेंस को। सी इक्विवेलेंट क्या आ गया मेरे पास, सी वन प्लस सी टू। तो ये था अपना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल। तो यार अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। अब अगर बात करें किसकी अपन, इंडक्टर की, कि इंडक्टर क्या होता है। ये तो कैपेसिटर के बारे में हो गया। इंडक्टर इसी का भाई होता है, ठीक है। वो क्या करता है, इंडक्टिव एनर्जी को स्टोर करता है, या मैं बोलूँ कि मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। इंडक्टर की बात करते हैं अपन अभी, चलो। इंडक्टर क्या है, ठीक है। इंडक्टर को शो कैसे करते हैं, कुछ नहीं है यार, एक कॉइल कॉपर वायर लो, उसको ऐसे रैप कर दो बहुत टाइम में और ये इंडक्टर बन गया अपना, ठीक है। अब इंडक्टर में होता क्या, देखो ये मान लो किसी कोर के ऊपर अपन ने डाला है, मान लो इसके अंदर कोई कोर है और कोर के ऊपर अपन ने इसको रैप किया है, ठीक है। कुछ इस टाइप से रैप कर दिया अपन ने इसके ऊपर से अपन इसको। तो देखो एक तो होगा क्या इसमें, जो इंडक्टर है अपना वो एक तो करता है मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। ये जो है ना एलिमेंट्स दोनों, ये पावर डिसिपेट नहीं करते हैं, ये स्टोर करते हैं और वापस दे देते हैं, ठीक है। इन आइडियल केस बस ये याद रखना, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। एक तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अपना कोर का मटेरियल है, कोर मटेरियल, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, वो भी है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। और इस कॉपर कॉइल की लेंथ कितनी है। कॉइल क्या होता है, जब मैं किसी वायर को, देखो एक सिंपल सी सीधी वायर ले ली और मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, मतलब टर्न दे दिया। जैसे मैं किसी स्ट्रेट वायर को टर्न दे देता हूँ तो मेरी वो कॉपर कॉइल बोली जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा इंडक्टर का बेसिक, ठीक है। इंडक्टर में हो गया। अब इंडक्टर में होता क्या है, अगर मैं निकालूँ उसकी कि वोल्टेज करंट और एनर्जी के रिलेशनशिप देखें अपन तो क्या होते हैं। तो जो इंडक्टर होता है ना वो काम करता है अपने फैराडे लॉ के ऊपर, ठीक है। ये इंडक्टर था अपना, ठीक है। तो होगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है जो अपनी, उससे क्या होती है, इसके अंदर वोल्टेज जनरेट होती है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं डीसी पे लगाऊंगा तो इसमें कोई वोल्टेज जनरेट नहीं होने वाली है, क्यों, क्योंकि डीसी तो कांस्टेंट होती है ना। अगर वोल्टेज की बात करूं टाइम के अकॉर्डिंग वोल्टेज तो कांस्टेंट रहती है, बट एसी में ऐसा नहीं होता। एसी में तो टाइम वेरिंग होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर टाइम ये रहा, वोल्टेज यहाँ पे लें तो यहाँ पे देखो इस टाइम पे कुछ अलग वोल्टेज है, इस टाइम पे कुछ अलग वोल्टेज है, इस टाइम पे कुछ अलग वोल्टेज है। मतलब क्या हो रहा है, वोल्टेज वेरी कर रहा है टाइम के साथ में, वेरिंग इन टाइम है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर एसी वोल्टेज लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट मिलेगी, मतलब इंड्यूस वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। और फैराडे का लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। L की वैल्यू क्या है अपने पास, यही तो अपनी इंडक्टेंस हेनरी, इसकी जो L होती है इंडक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी, ठीक है। मतलब इंडक्टर को जब अपन नापते हैं वो होता है हेनरी में नापा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंडक्टर का बेसिक। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि करंट की वैल्यू कितनी है, तो देखो डी टी को इधर ले जाते हैं और एल को इधर ले आते हैं। देखो डी आई इज इक्वल टू 1/L वी डी टी। चलो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो इसको, तो इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा मेरे को, देखो यहाँ पे तो मिल गई करंट इज इक्वल टू 1/L, और ये हो गया मेरा, देखो माइनस इन्फाइनाइट टू टी टाइम तक मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरे पास करंट फ्लो हो जाएगी, इसके अंदर जितनी करंट फ्लो होगी उसकी वैल्यू मेरे को मिल जाएगी यहाँ से। तो
तो ये मेरी बात हो गई किसकी, करंट की। अगर बात करें अपन कि इसमें यार एनर्जी कितनी स्टोर होगी, 1 मिनट, इसके अंदर वो भी तो होगा अपना आई टी नॉट। मान लो इनिशियल कोई करंट पहले से फ्लो हो रहा हो, ठीक है, इनिशियली मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करके रखी है उसने, ठीक है, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके पावर की कि यार एनर्जी कितनी स्टोर करता है ये, ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला देखते। तो यार पहली बात तो होता क्या है, जो पावर है अपना, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, ठीक है। तो वी आई तो हो गया अपना पावर का फॉर्मूला। अपने पास वी की वैल्यू क्या पता है, एल डी आई बाई डी टी, एल और देखो ये आई फिर डी आई बाई डी टी, ये तो होगी पावर। अब एनर्जी स्टोर निकालनी है डब्ल्यू, तो करते क्या थे अपन, पावर को इंटीग्रेट कर दो माइनस इन्फाइनाइट टू कहाँ तक, टी तक, पी डी टी, ठीक है। देखो एल तो कांस्टेंट बाहर ले लिया, माइनस इन्फाइनाइट टू टी तक कर दिया, और आई डी आई बाई डी टी इंटू डी टी, ये तो कैंसिल आउट हो गया। आई डी टी का क्या हो जाएगा, 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है, 1/2 एल आई स्क्वायर। ये मेरी क्या होगी, स्टोर्ड एनर्जी होगी किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर, स्टोर्ड एनर्जी इन द इंडक्टर, ठीक है। तो ये हो गया अपना किसकी, इंडक्टर की बात होगी। अब इंडक्टर में भी तो क्या होता है, सीरीज पैरेलल होता है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन देखते हैं उसके। तो इंडक्टर में मान लो इंडक्टर है, उसके अंदर मैंने क्या किया, 2 कॉइल्स थी मेरी, ठीक है, दोनों कॉइल को मैंने कर दिया सीरीज में कनेक्ट, ये लो एक और ये लो दूसरा, कर दिया। इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गई मान लो V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गई मान लो V2, ठीक है, टोटल वोल्टेज मैंने लगाई थी V। तो जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, नीचे सॉल्व कर लेते हैं, साथ में अपन पैरेलल कर लेंगे, ठीक है। तो जो वोल्टेज की वैल्यू है V इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, देखो V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी है, देखो V की वैल्यू क्या थी, एल डी आई बाई डी टी थी, ठीक है। इंडक्टर ये वाला L1 है और ये वाला L2 है, तो V इज इक्वल टू L1 डी आई बाई डी टी प्लस L2 डी आई बाई डी टी, करंट तो सेम रहता है ना सीरीज में, ठीक है। तो ये डी आई बाई डी टी कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो क्या बने पास L1 प्लस L2 डी आई बाई डी टी। और देखो इसको अगर इसको कंपेयर करूँ तो जो L इक्विवेलेंट है मेरा वो क्या आ गया यहाँ से, L1 प्लस L2। यार ये तो वही है ना, जब दो किसको, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते थे, मान लो एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2 है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालते थे, रेजिस्टेंस का क्या आता था, R1 प्लस R2। मतलब क्या हुआ, इंडक्टर का सीरीज पैरेलल जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल होता है वैसे ही होता है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये तो हो गया अपना सीरीज की बात, किसके, इंडक्टर की सीरीज। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल में क्या होगा, मान लो 2 इंडक्टर थे मेरे पास, एक तो ये लिया और एक इंडक्टर और ले लिया, ठीक है, 2 इंडक्टर ले लिए, ये लिया L1 और ये ले लिया L2। इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज V है तो इसके अक्रॉस भी V वोल्टेज होगी, बट करंट डिफरेंट हो सकता है। कैसे, देखो इसमें करंट I होगा, इसमें I2 होगा। करंट मतलब करंट की वैल्यू अलग अलग होती है ना पैरेलल में, वोल्टेज सेम होता है, करंट की वैल्यू अलग होती है। तो वोल्टेज जो करंट है मेरा I, टोटल करंट तो यहाँ से आएगा सप्लाई I, तो I की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2। तो I की करंट की वैल्यू निकाली थी अपन ने, जो I की वैल्यू क्या आई थी, 1/L माइनस इन्फाइनाइट टू टी वी डी टी। अब वोल्टेज तो सेम है, इंडक्टर की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू करते हैं, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, 1/L1 माइनस इन्फाइनाइट टू टी वी डी टी प्लस 1/L2 माइनस इन्फाइनाइट टू टी वी डी टी, ठीक है, ये हो गया। तो देखो ये वाली चीज़ तो कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, I इज इक्वल टू 1/L 1 प्लस 1/L2 माइनस इन्फाइनाइट टू टी वी डी टी। तो ये जो यही तो चीज़ है मेरी, क्या है, L इक्विवेलेंट, ठीक है, पैरेलल के लिए। तो मतलब 1/L इक्विवेलेंट क्या आ गया मेरे पास, 1/L1 प्लस 1/L2, या मैं कह दूं कि L1 प्लस L2 अपॉन L1 L2। तो ये आ गया अपना किसका, इंडक्टर जब पैरेलल में कनेक्ट हो, मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो, ठीक है।
तो कैपेसिटर में क्या था, रेजिस्टेंस के जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन था जस्ट उसका उल्टा था। इंडक्टर में क्या सेम होता है, ठीक है। तो ये थी कहानी अपनी किसकी, इंडक्टर की और कैपेसिटर की। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि यार ये चार्जिंग क्या होती है, डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और इंडक्टर और कैपेसिटर अपने जो उसको यूज़ कैसे करते हैं, मतलब कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों ही यूज़ करते हैं, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।